अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन पे जो है वो बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम देखेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेटर्स। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ऑसिलेटर्स थे वो उसमें क्या था, हमने इसमें कौन से जो है वो एलिमेंट्स लिए थे। हमने कहा था कि एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को अगर हम सीरीज़ में अटैच कर दें तो वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर जो है वो बन जाते हैं। लेकिन जब हम डैम्प्ड ऑसिलेटर की बात करते हैं तो इसमें हमने इंडक्टर और कैपेसिटर के साथ साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अटैच करनी है, ठीक है। उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर में कि हमारे पास जस्ट कैपेसिटर और इंडक्टर था, इस वजह से हमारे पास जो एनर्जी थी वो उसमें कोई चेंज नहीं मतलब उसमें जो है वो कोई कमी नहीं आ रही थी, एनर्जी जो है वो डेसिपेट नहीं हो रही थी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी लेकिन डेसिपेट नहीं हो रही थी। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी अटैच है, तो इस वाले जो हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेटर है इसमें जो एनर्जी होगी वो डेसिपेट भी होगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, मतलब जो अगर कैपेसिटर की एनर्जी की बात करें या इंडक्टर की एनर्जी की बात करें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जब हम रजिस्टर की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी जो है वो डेसिपेट होगी, ठीक है। तो इस तरह के ऑसिलेटर को डैम्प्ड ऑसिलेटर कहते हैं और इसकी वजह से जो हमारे पास ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं उसको डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो हम बात वही करेंगे जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर में की थी कि सबसे पहले हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर वाला है। वो क्योंकि जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो या तो एनर्जी कैपेसिटर में हो सकती है या इंडक्टर में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमने उन एलिमेंट की एनर्जी की बात करनी है जो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो या तो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर सकता है या इंडक्टर स्टोर कर सकता है। रेजिस्टेंस जो है वो एनर्जी को स्टोर नहीं करती, बल्कि ये जो है वो फ्लो जो चार्ज है या करंट है उसको सिर्फ कंट्रोल करती है, ठीक है। अब हम यहाँ से आप देख लेते हैं टोटल एनर्जी जो है वो सम ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन कैपेसिटर एंड सम ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर। इसका फॉर्मूला सेम वही जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यू ऑफ ई जो होगा वो क्यू स्क्वायर ओवर 2c के इक्वल और जो यू ऑफ एम है 1/2 एल आई स्क्वायर के इक्वल। इन दोनों की वैल्यूज जो हम यहाँ टोटल एनर्जी की इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हमने कहा कि जब हम डैम्प्ड ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो वो थर्मल एनर्जी में चेंज हो रही है, जिसकी वजह से एनर्जी में डेसिपेशन आ रही है। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि उसका रेट क्या होगा, कि मतलब एनर्जी का वो रेट जिसपे जो एनर्जी है डेसिपेट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होकर थर्मल एनर्जी में। तो वो जो हमारे पास रेट ऑफ कन्वर्जन होगा वो dG/dt इक्वल होगा -I²R। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन हमें ये शो करता है कि एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। वैसे अगर हम जर्नल भी देखें तो हमें खुद भी अंदाजा है यहाँ से कि जो एनर्जी है रेजिस्टर की वजह से वो डिक्रीज ही होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करते हैं। मतलब ये जो हमने एनर्जी की डेसिपेशन की क्वेश्चन लिखी है इसमें हम यू जो टोटल एनर्जी की क्वेश्चन हमने उसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया तो वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं यू की जगह पे। तो d/dt एज इट इज, यू की जगह उसकी सारी क्वेश्चन आ जाएगी यू ऑफ ई एंड यू ऑफ एम, ठीक है। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी। अब ये जो नेगेटिव साइन है इसको हमने लेफ्ट साइड पे जो है वो शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। आप इसको राइट साइड पे भी रहने दे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, एंड रिजल्ट सेम आएगा। अब यहाँ पे हमने d/dt करना है तो यहाँ पे हमारे पास 1/2c है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज आ गई। नेगेटिव साइन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और q स्क्वायर का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो 2q dq/dt, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव साइन को हमने सेकंड टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, L/2 एज इट इज आ जाएगा और i स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2i × di/dt आ जाएगा और राइट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखेंगे जो चीज़ हमारे पास जो टर्म्स कट रही है उनको हमने काट दिया। फर्स्ट टर्म में भी 2 कैंसिल हो रहा है, सेकंड टर्म में भी जो 2 है वो कैंसिल हो रहा है, इसको हमने कैंसिल करके अपनी क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब हमने इसमें हमने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन देखी थी कि हमारे पास जो करंट है I वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज के, मतलब dq/dt के। I जो इक्वल होता है वो dq/dt के होता है, ठीक है। वो इक्वेशन यहाँ पे हमने दोबारा से यूज़ करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म जो है ना सेकंड, इसको मैंने पहले लिख लिया -Li एज इट इज। अब यहाँ पे di/dt है तो यहाँ से d/dt को हम अलग लिख सकते हैं और i की जगह हमने dq/dt लिख दिया, ठीक है। इसी तरह इस वाली टर्म में देखें dq/dt की जगह i लिख लिया और राइट हैंड साइड एज इट इज आ गई। तो जब हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया तो दोनों टर्म्स में i कॉमन आ रहा था, हमने i को कॉमन लेके बाकी जो दोनों टर्म्स है एज इट इज लिख ली। अब देख सकते हैं इस साइड पे i², इस साइड पे i है, तो दोनों साइड पे जो i होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से जो एक i बच जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसमें हमने क्या करना है, इसको दोबारा से रीअरेंज कर लेते हैं। इस i r का मतलब इन सारी टर्म्स को जब हमने रीअरेंज किया तो
एल डी स्क्वायर क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आई आर डे वाला और क्यू ओवर सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आई है, तो इस आई की जगह हम लिख सकते हैं डी क्यू ओवर डी टी। अब आप इसमें देख सकते हैं ये हमारे पास इसका ऑर्डर सेकंड, फर्स्ट एंड कांस्टेंट, ये हमारे पास भी जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन बनी है सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है वो इस तरह का आता है कि q इज इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस आर टी ओवर 2l इनटू cos ओमेगा प्राइम t प्लस 5। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ मैंने ओमेगा प्राइम क्यों लिखा, ओमेगा क्यों नहीं लिखा, इस पे भी हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा इस वाले इक्वेशन का, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें जो हमारे पास ओमेगा प्राइम है वो इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर माइनस r ओवर 2l होल का स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट, और जो हमारे पास सिंपल ओमेगा है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ l, ये भी हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं, ये इसके इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ओमेगा प्राइम और यहाँ पे ओमेगा क्यों लिखा है, ठीक है। जब हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात की तब हमने ओमेगा प्राइम लिखा, और जब हमने अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की बात की के लिए बात की तो हमने ओमेगा लिखा। आप देख सकते हैं कि ओमेगा प्राइम की वैल्यू के अंदर भी ओमेगा आ रहा है, इस वजह से हम इसको सिंपल ओमेगा नहीं लिख सकते हैं, इसको हमें ओमेगा प्राइम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ओमेगा प्राइम हमारे पास है क्या, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, और जो हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से लेस होगी, ठीक है। अब इसमें एक और टर्म है q नॉट e की पावर माइनस आर टी ओवर 2l। हमने जब अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की बात की थी तो उसमें जो e की पावर मतलब ये जो एक्सपोनेंट वाली हमारे पास टर्म है, इस तरह की कोई भी टर्म उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो वेव्स बन रही थी उनका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो अटैच नहीं थी, ठीक है। लेकिन इसमें रेजिस्टेंस अटैच है और एनर्जी डेसिपेट भी हो रही है, और एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से थर्मल में जो है वो चेंज भी हो रही है, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास q नॉट के साथ एक्सपोनेंट वाली टर्म भी आएगी। अब ये जो सारी टर्म है q नॉट e की पावर माइनस आर टी ओवर 2l, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। और इसमें जो एक्सपोनेंट की पावर हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो वेरिंग होगा, वो टाइम के साथ चेंज होगा। अभी इस डैम्प्ड ऑसिलेटर की हम जो है ग्राफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैंने वेव ली है जिसका जो एम्पलीट्यूड, ये डॉटेड लाइन जो है एम्पलीट्यूड को शो कर रही है कि जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारे पास वेव्स बनेगी वो डैम्प्ड ऑसिलेशन की बनेगी। अब इसमें जो हमारे पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है वही चीज जो था e की पावर माइनस आर टी ओवर 2l इस चीज को ही इंडिकेट कर रही है। अब ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, वो रेजिस्टेंस की वजह से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएसएम जो कि आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं उसकी बात करें और डैम्प्ड ऑसिलेटर सिंपल वाले की बात करें, ये तो हम जो है वो आरएलसी और एलसी सर्किट्स के रिलेटेड बात कर रहे थे ना। तो अगर हम जो है उसकी बात करें तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो हम रेजिस्टिव फोर्सेस और जो ग्रेविटी की फोर्स है उन सब फोर्सेस को निग्लेक्ट कर देते हैं। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो हमारे पास जो एक आइडियल केस आ जाता है, ठीक है। उसमें भी ये होता है कि टाइम के साथ जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज नहीं होता बल्कि वो सेम रहता है। लेकिन जब हम डैम्प्ड ऑसिलेटर की बात करते हैं तो तब हम उसमें रेजिस्टिव फोर्सेस की भी बात करते हैं, ग्रेविटी की भी बात करते हैं, तो उस वजह से जो हमारे पास टाइम के साथ साथ जो है एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही बात है, लेकिन इसमें जो हमारे पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा उसकी वजह यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी जो कि हमने सर्किट के साथ अटैच की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो उसमें स्टोर हुई है वो क्या है, ठीक है। हमें पता है जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो q स्क्वायर ओवर 2c है, ठीक है। और हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन का सोल्यूशन देखा उससे हमारे पास q की वैल्यू आ गई q नॉट e की पावर माइनस आर टी ओवर 2l इंटू कोस ओमेगा प्राइम t प्लस 5। इस q की जो वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका फॉर्मूला आ जाएगा q नॉट e की बार माइनस आर टी ओवर 2l इंटू कोस मेगा प्राइम t प्लस 5 होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ओपन करेंगे तो q नॉट का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब एप्सिलॉन के आप देखेंगे इसमें जो इसकी पावर में डिनोमिनेटर में 2 है और एक ये वाला 2, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो e की पावर माइनस आर टी ओवर l आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कोस स्क्वायर मेगा प्राइम t प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2c। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुई है ड्यूरिंग डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब यहाँ पे एक टर्म है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमने एक और डेफिनेशन पढ़नी है उसके लिए हमें हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? वो फ्रीक्वेंसी जब हमने जो है सिस्टम के अंदर या जो हमारे पास वो सर्किट है उसके साथ कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो अटैच नहीं की थी,
हमने बात की थी अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की, या फिर उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 1/√LC के इक्वल है। तो ये इस फ्रीक्वेंसी को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमने सिस्टम के साथ कोई भी रेजिस्टेंस अटैच नहीं की, इसलिए उसको हमने किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है। एक दफ़ा हमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, उसके बाद एनर्जी जो है वो खुद ही एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती रही अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑसिलेशन के। फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है, ठीक है। जब हम फोर्स ऑसिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो उसका हम कह सकते हैं कि उसका जो सोल्यूशन आता है फोर्स ऑसिलेशन में वो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा सा स्मॉल डी इंटू टी। अब हम बाकी तो हमें पता है कि ये हमारे पास टाइम टी हमारे पास टाइम है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा। बात हमने करनी है यहाँ पे ओमेगा टी की, क्योंकि फोर्स ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन या नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन सब में फ्रीक्वेंसी का ही फर्क है, ठीक है। इसमें जो ओमेगा डी है वो हमारे पास है एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इससे पहले कि हम सिस्टम को एक्सप्लेन करें, हम फोर्स ऑसिलेशन की पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि फोर्स ऑसिलेशन होती क्या है। जब हमने एक सर्किट ले लिया RLC सर्किट, ठीक है, लेकिन अब इसमें चेंज हमने क्या लेके आए, किसके साथ हमने EMF का एक्सटर्नल सोर्स है वो अटैच कर दिया। जब हम डैम्प्ड ऑसिलेटर के साथ एक एक्सटर्नल जो है वो सोर्स अटैच कर देते हैं तो इसको हम फोर्स ऑसिलेटर कहते हैं, ठीक है। तो इस ऑसिलेटर की वजह से जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे उसको हम फोर्स ऑसिलेशंस कहेंगे। तो इस वजह से इसका जो सोल्यूशन है वो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी उसको एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्यों कहा, क्योंकि अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी वो सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, वो EMF सोर्स पे भी डिपेंड करेगी और EMF सोर्स की वजह से वो जो है वेरी करेगी। इस वजह से हम इसको एक्सटर्नल का वर्ड इसके साथ इस वजह से है क्योंकि हमने EMF का जो सोर्स है वो अटैच किया, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर डिपेंड करी। इस वजह से जो फोर्स ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब तक जो है हम 3 तरह की फ्रीक्वेंसी देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखी अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, या उसको हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहा, उसको हमने ओमेगा से जो है वो डिनोट किया। सेकंड हमने देखी डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, उसको हमने ओमेगा प्राइम से जो है वो डिनोट किया, ठीक है। थर्ड हमने देखी जो है वो है एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तीनों में फर्क है। जब हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात की तो सिस्टम में सिर्फ रेजिस्टर और हमारे पास कैपेसिटर हमारे सर्किट के अंदर। जब हमने डैम्प्ड की बात की तो हमने एक रेजिस्टर अटैच कर दिया। जब हमने फोर्स ऑसिलेशन की बात की तब हमने इसके साथ एक एक्सटर्नल जो है वो EMF का सोर्स है वो अटैच कर दिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो हम रेजोनेंस की बात जो है उसको डिस्कस करेंगे, और रेजोनेंस को डिस्कस करते हुए हम जो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के टर्म यूज़ किया उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अपने घरों में रहें। अल्लाह।